नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। भारतीय मूल के अजय बंगा का निर्विरोध विश्व बैंक का अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। बुधवार को नामांकन समाप्त हो गए। किसी भी अन्य देश ने सार्वजनिक रूप से वैकल्पिक उम्मीदवार का प्रस्ताव नहीं दिया। मतलब बंगा के खिलाफ कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है। मास्टरकार्ड इंक के पूर्व सीईओ को राष्ट्रपति जो बाइडेन का पिछले महीने समर्थन मिला था, जब वर्तमान अध्यक्ष डेविड मलपास ने लगभग एक साल पहले पद छोड़ने की योजना की घोषणा की थी। भारत ने विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अजय बंगा की उम्मीदवारी का समर्थन किया। 2019 में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मलपास को नामित किया था। मलपास का चुनाव भी निर्विरोध हुआ था। इस पद पर हमेशा से अमेरिकी उम्मीदवार का ही चयन होता रहा है। अमेरिका के अलावा किसी भी देश ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। विश्व बैंक के नियम सदस्य देशों को एक समय अवधि के दौरान नामांकन करने की अनुमति देते हैं, जो बुधवार दोपहर को खत्म हो चुका है। ऐसे में अजय बंगा के सामने कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा। फरवरी के अंत में नामांकन शुरू हुआ था। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नामित मास्टरकार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा का शिमला से भी नाता रहा है। पुणे में जन्मे बंगा ने 70 के दशक में शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल से प्राइमरी स्तर की पढ़ाई की। इनके पिता आर्मी में अफसर थे। इस दौरान कुछ समय के लिए वो शिमला में तैनात रहे। इस दौरान अजय बंगा को सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में पढ़ाई के लिए प्रवेश दिलवाया गया था। बंगा ने वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नामित होने पर न केवल सेंट एडवर्ड स्कूल बल्कि शिमला और हिमाचल के लिए भी गर्व की बात है। भारतीयों के लिए खुशखबरी है। H-1B वीजा पर अमेरिकी कोर्ट का फैसला सामने आया है। यानी अब H-1B वीजा होल्डर्स के जीवन साथियों को भी अमेरिका में रुकने का अधिकार मिलेगा। अमेरिका की टेक कंपनियों में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। यहाँ हजारों ऐसे महिला पुरुष कर्मचारी जो H-1B वीजा पर रहते हैं, अमेरिकी कोर्ट ने उनके हित में फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले के कारण H-1B वीजा होल्डर्स के जीवन साथियों को भी अमेरिका में रुकने का अधिकार मिलेगा। यानी कोई महिला यदि H-1B वीजा के तहत Amazon, एप्पल, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी किसी अमेरिकी कंपनी में काम करती है तो उसका पति भी अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, लेकिन पति के पास H-1B वीजा सुविधा नहीं है, तो अब वो भी अमेरिका जाकर पत्नी के साथ रह सकेगा। बता दें कि मुकदमा सेव जॉब्स यूएस द्वारा दायर किया गया था, जिसमें आरोप था कि विदेश से आने वाले लोग अमेरिका में आसानी से नौकरी पा लेते हैं। इसे अमेरिकन को नौकरी के लिए भटकना पड़ता है। बहुत से अमेरिकी युवाओं ने सेव जॉब्स यूएस को सपोर्ट किया। हालांकि भारत, चीन जैसे देशों के लिए जिनके लोग अमेरिका में जाकर नौकरी करते हैं, कमाथा ठनकने लगा। भारत में 5 दशक बाद पहली बार चीते का जन्म हुआ है। कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आई फीमेल चीता सियाया ने बुधवार को 4 शावकों को जन्म दिया। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और पीएम मोदी ने रीट्वीट करते हुए लिखा, वंडरफुल न्यूज। सियाया के प्रेग्नेंट होने की जानकारी 20 दिन पहले कुनो नेशनल पार्क की मैनेजमेंट को मिली थी। तभी से उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। पिछले साल 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर नामीबिया से लाए 8 चीतों को कुनो में छोड़ा था, जिन्हें 50 दिन छोटे बाड़ों में क्वारंटीन रखने के बाद बड़े बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया। करीब 2 महीने पहले 3 फीमेल और 2 मेल चीतों को एक बाड़े में छोड़ दिया गया था। इसी साल 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों की दूसरी खेप कुनो लाई गई थी। प्रधान मुख्य वन संरक्षण JS चौहान ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह से सियाया की गतिविधियां बाड़ा क्रमांक 5 में एक ही स्थान पर केंद्रित थी। इससे ये एहसास हुआ कि संभवतः वो बच्चों को जन्म देने वाली है। बुधवार को जब वो शिकार के लिए निकली तो नामीबिया चीता विशेषज्ञ इकाई वॉकर ने संबंधित स्थान पर सुरक्षित दूरी से देखने पर पाया कि मादा चीते ने 4 शावकों को जन्म दिया है। मादा चीता 3 महीने पहले बड़े बाड़े में 4 और 5 नंबर के बाड़े के बीच की चीतों की आवाजाही के लिए जाली खोलने के बाद प्रेग्नेंट हुई है। कुनो के अफसरों का कहना है कि नामीबिया से पहली खेप में ही आए 2 जुड़वा चीते एल्टन या फ्रेंडी में से किसी एक के साथ इसकी मीटिंग हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है। हम एक दिन पहले दुखी हुए थे कि किडनी फेलियर की वजह से सासा को बचा नहीं पाई, लेकिन सियाया ने अब 4 शावकों को जन्म दिया है और सभी स्वस्थ हैं।
मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को प्रणाम करता हूँ। चीता पुनर्स्थापना करने का प्रोजेक्ट सफलता की दिशा में जा रहा है। आइए सुनते हैं कि मुख्य वन संरक्षण JS चौहान ने क्या कुछ कहा। 17 सितंबर 2022 को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 3 मादा चीताओं को छोड़ा था, उनमें से एक मादा चीता सियाया नाम की, उसने 4 बच्चों को जन्म दिया है और वो अभी जो प्री रिलीज़ एंक्लोजर हैं उसमें, बड़े एंक्लोजर हैं उसमें हैं अभी वो, और सुरक्षित हैं। सियाया अभी इसकी उम्र 3 साल है और ये जो कब्ज़ पैदा हुए हैं ये पहले भारतीय चीता आप इनको कह सकते हो, क्योंकि यहाँ भारत की ज़मीन पर यहाँ आने के बाद ये बच्चे पैदा हुए। देखिए, आपको मालूम है कि ये जितने भी चीता आए हैं साउथ अफ्रीका से, नामीबिया से, सब में सैटेलाइट कॉलर्स लगे हैं जो नियमित अंतराल पे हमको 3 घंटा 4 घंटा में हमको सैटेलाइट से मैसेजेस, जो लोकेशंस हैं उनकी मिलती रहती हैं। तो जब हमको बार बार इस मादा की लोकेशन से एक ही जगह पे आने लगी तो हमें ये अंदाज़ा हो गया था कि ये कुछ या तो उसकी तबीयत ठीक ना हो और या फिर ये कुछ करने वाली, बच्चा देने वाली है, क्योंकि लोकलाइज हो गई एक जगह पे। वो बार बार बाहर जाए, बार बार वापस आए उसी जगह पे। तो उसके बाद हम लोग उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते थे। और वो आज जब सुबह निकली है उसके शिकार के लिए, तो उस समय एक सुरक्षित दूरी से, जो अपने नामीबियाई एक्सपर्ट हैं हमारे पास, उन्होंने जा कर के वो दूर से ही देख करके और एक फ़ोटो क्लिक करके वापस आ गए। एक ऑस्ट्रेलियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ने भारत की बंद हो चुकी कोला गोल्ड फील्ड्स को लेकर एक बेहतरीन प्लान बनाया है। कंपनी बंद पड़ी गोल्ड फील्ड में बिजली बनाने की तैयारी में है। बंद पड़े KGF में अब हजारों मेगावाट बिजली बन सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी में जो सबसे बड़ा पेच है वो ये है कि खराब मौसम के कारण अगर हवा नहीं चलती या धूप नहीं निकलती तो बिजली का कोई सोर्स नहीं बचता। वहीं अगर बैकअप पर निर्भर करेंगे तो बिजली के दाम भरने पर पड़ जाते हैं। ऐसे में इस ऑस्ट्रेलियाई कंपनी की योजना निष्क्रिय खदानों को खोजने की है, जो अक्सर सैकड़ों या हजारों मीटर गहरी जाती है और एक भारित ब्लॉक को खींचती है। जब बैकअप पावर की जरूरत होती है तो भारी ब्लॉक गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत आ जाएगा और आगामी संवेग एक जुड़े शाफ्ट के माध्यम से एक जनरेटर को एनर्जी देगा। जिस गहराई तक ब्लॉक स्लाइड कर सकता है उसे ब्रेकिंग सिस्टम के माध्यम से सेट किया जा सकता है। इस प्रकार बिजली की मात्रा पर नियंत्रण दिया जा सकता है। जहां जमीन से पानी विद्युत रूप से एक जलाशय में ऊपर की ओर पंप किया जाता है, यहाँ से जरूरत पड़ने पर पानी को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की तरह नीचे की ओर छोड़ा जाता है ताकि टरबाइन को चलाया जा सके और बिजली पैदा की जा सके। ग्रीन ग्रेविटी के संस्थापक और CEO मार्क ने समझाया कि पानी के बजाय भारित ब्लॉकों का उपयोग करने का मतलब है कि डीकमीशन की गई खदानों को उपयोग में लाया जा सके और पर्यावरणीय लागत और पानी को ऊपर ले जाने की चुनौतियों से बचा जा सके। ईंधन के रूप में गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके हम उस महत्वपूर्ण जल, भूमि और रसायनों का उपयोग नहीं करते हैं जिन पर अन्य भंडारण प्रौद्योगिकियां निर्भर करती हैं। मार्क ने आगे कहा कि कोलार जैसी खानों में आप 100 या यहाँ तक कि हजारों मेगावाट घंटे बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। KGF की कुछ सबसे गहरी खदानें लगभग 3000 मीटर की हैं। KGF की खानें दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खानें हैं, जिन्होंने 51 मिलियन टन खनन चट्टान से लगभग 800 टन सोने का उत्पादन किया है। हर माइन शाफ्ट की लागत लगभग 20 से 30 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होने की उम्मीद है। पटना से रांची जाने वालों के लिए रेलवे ने खुशखबरी दी है। 25 अप्रैल 2023 से इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। इससे यात्री कम समय में पटना से रांची पहुंच जाएंगे। इस ट्रेन को चलाने को लेकर सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस ट्रेन के चलने से पटना से रांची का सफर महज 6 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। अभी पटना से रांची के लिए 4 ट्रेनें चल रही हैं। वंदे भारत ट्रेन को चलाने के साथ ट्रेन को मैनेज करने के लिए लोको पायलट और क्रू मेंबर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पटना से रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से पेश बजट 2023-24 में ऐलान किया गया था। अब इस ट्रेन का शेड्यूल जारी किया जा रहा है। रांची रेल मंडल के सीनियर DCM निशांत कुमार ने बताया कि ये ट्रेन 25 अप्रैल से रांची से पटना के लिए दौड़ेगी। कुछ कागजी काम है जिसे फौरन निपटाया जाएगा। इस ट्रेन के लिए
नए रूट का भी निर्माण किया गया है, जिसका काम पूरा हो चुका है। ये झारखंड को मिलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। जानकारी के मुताबिक रांची से पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलाई जाएगी। वंदे भारत ट्रेन सुबह 7:30 बजे रांची से चलेगी और दोपहर 2 बजे पटना पहुंचेगी। इसके बाद पटना से दोपहर 3:30 बजे चलकर रात 10:30 बजे रांची पहुंचेगी। इस ट्रेन का मेंटेनेंस हटिया यार्ड में होगा। इस ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस रांची में और सेकेंडरी मेंटेनेंस पटना में होगा। हालांकि अभी टाइमिंग को लेकर रेलवे की ओर से कंफर्मेशन नहीं आई है। यही वजह है कि अभी टिकट बुकिंग शुरू नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। इस साल देश में 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने की सरकार की योजना है। जर्मनी और यूरोपीय संघ ने घोषणा की कि वो दहन इंजन वाली कारों के भविष्य को लेकर अपने विवाद में एक समझौते पर पहुंच गए हैं। ऐसे इंजनों के साथ नए वाहनों के पंजीकरण की अनुमति 2035 के बाद दी जाएगी, यदि केवल क्लाइमेट न्यूट्रल फ्यूल्स का ही उपयोग किया जाए। ईयू आयोग के उपाध्यक्ष फ्रांस ने ट्वीट किया कि हमने कारों में ई ईंधन के लिए भविष्य के उपयोग पर जर्मनी के साथ एक समझौता किया है। जर्मन परिवहन मंत्री वॉकर वेसिंग ने कहा कि आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों के लिए रास्ता साफ हो गया है, जो 2035 के बाद भी नए पंजीकृत होने के लिए केवल क्लाइमेट न्यूट्रल फ्यूल का उपयोग करते हैं। वॉकर ने लिखा कि हम जलवायु तटस्थ और सस्ती गतिशील के लिए महत्वपूर्ण विकल्पों को संरक्षित करके यूरोप के लिए अवसरों को सुरक्षित करते हैं। जर्मनी के विरोध के बीच कारों के लिए नए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन मानकों पर यूरोपीय संघ के सदस्य देशों का प्रारंभिक प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया था। यूरोपीय संघ 2035 से दहन इंजन वाली सभी नई कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना चाहता था। जर्मनी ने ई ईंधन चलाने वाली कारों के लिए छूट की मांग की थी, ये तर्क देते हुए कि नवीनकरणीय ऊर्जा और हवा से कैप्चर किए गए कार्बन का उपयोग करते हुए कार्बन तटस्थ है, ताकि वो वातावरण में जलवायु परिवर्तनकारी उत्सर्जन को और अधिक ना फैला सकें। वॉकर ने कहा कि वो ठोस प्रक्रियात्मक कदमों पर सहमत हुए हैं और एक विशिष्ट समय सारणी को बाध्यकारी बनाया गया है। फ्रांस ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि प्रक्रिया 2024 तक पूरी हो जाए। हम जल्द से जल्द अपनाए गए कारों के विनियमन के लिए CO2 मानक प्राप्त करने पर काम करेंगे। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस्ट हिंदी। साथ ही अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।